सबसे पहले तो मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि है वो कई बार ऐसे बयान देते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता, और वो छवि इन चुनावों में कितना काम करेगी, वोटर्स को कितना प्रभावित कर रही होगी, ये मैं आगे समझूंगी। लेकिन जब वो रात के 2 बजे आते हैं और वो ये कहते हैं कि देखिए हम तो जीत रहे हैं, हमने कहा था कि हम जीतेंगे, हमने फ्लोरिडा जीत लिया है, हमने टेक्सास जीत लिया है, हमने नॉर्थ कैरोलिना जीत लिया है और हम ही जीत रहे हैं, मैं ही बन रहा हूं राष्ट्रपति। इसके क्या मायने हैं? क्या वाकई जो सर्वे रिपोर्ट्स में कहा गया, जो सर्वेक्षणों में कहा गया, वो होने जा रहा है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी कुछ निराधार बात कर रहे हैं? और दूसरा कि स्विंग स्टेट्स की क्या भूमिका है? अगर फ्लोरिडा पर वाकई कब्जा हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, तो क्या यह समझा जाए कि जो इतिहास में होता रहा है, फिर से एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज होंगे डोनाल्ड ट्रंप? अमरीश जी। देखिए, जो तमाम सर्वेक्षण आ रहे थे उनमें भी खासतौर से जो रेटिंग अप्रूवल सर्वे थे उनके हिसाब से भी ट्रंप जी के जीतने की संभावना मात्र 1% थी, और उसमें भी ये कहा जा रहा था कि अगर वो फ्लोरिडा जीतते हैं तो लड़ाई में बने रहेंगे, जो कि अभी तमाम वोटिंग सर्वेक्षण जो दिख रहे हैं उसमें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तो वो लड़ाई में बने हुए हैं, दूसरा आपने उनकी छवि को लेकर के, जब वो 2016 का राष्ट्रपति चुनाव में गए थे उस समय भी कमोबेश उसी छवि के साथ उतरे थे और उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को मात दी थी, और यही छवि उनकी कई बार स्ट्रेंथ भी बनकर आती है जब वो आतंकवाद पर इसी छवि के साथ बोलते हैं। मैं एक सर्वे देख रहा था जिसमें 72% लोग उनकी आतंकवाद को लेकर जो स्टैंड है उसकी रवैये के कारण उनसे जुड़े हुए हैं। तो उनकी यही जो बड़बोलापन कहते हैं जिसको आप लोग, यही उनके वोटर को लुभाने का काम करते हैं कि वो अपने स्टैंड पर बहुत क्लियर रहते हैं, लाउड रहते हैं, वो कई मुद्दों पर बहुत डिप्लोमेटिक नहीं दिखाई देते हैं, जिससे कि जनमानस में यह जाता है कि उनका स्टैंड बहुत क्लियर। एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है अमरीश जी, एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है, चूंकि आपने ये कहा कि हिलेरी क्लिंटन को उन्होंने इसी छवि के साथ मात दी थी और इसी छवि के साथ पिछला इलेक्शन लड़े थे और जीते थे, लेकिन उस वक्त वो फ्रेशर थे। इस वक्त उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स हैं वो अमेरिकी जनता को नहीं मालूम था। अब वो शासन कर चुके हैं, तमाम फैसले ऐसे ले चुके हैं, तमाम ऐसे बयान दे चुके हैं, ट्वीट्स कर चुके हैं जो कई बार अमेरिकी जनता को पसंद नहीं भी आया है। तो क्या पिछली बार जो हिलेरी क्लिंटन के साथ था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है वो लोगों को पता था, इस बार जो बाइडेन के बारे में भी वो किस तरीके का शासन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लंबा काम किया है बराक ओबामा के साथ भी, तो लोगों को पता है कि वो किस तरीके के फैसले करते हैं, क्या नीतियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पिछली बार अमेरिकी जनता को नहीं पता था, लेकिन इस बार उनके काम करने का तरीका, उनका स्टाइल लोग जानते हैं, पब्लिक जानती है। क्या यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ये माने हम? देखिए, 2016 के इलेक्शन के समय में भी उस समय अमेरिका में मौजूद था, उस इलेक्शन को मैंने बाकी करीबी से देखा था। उस समय भी उनके ट्वीट बड़े विवादास्पद रहे थे, चाहे वो मिडिल ईस्ट को रखे हों, कुछ इस्लामिक कंट्रीज को लेकर रहे हों। उस समय भी मीडिया के एक बड़े सेक्शन ने उनको क्रिटिसाइज करने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद वो निकल कर आए। दूसरा, आपने कहा कि उनके काम करने को लेकर क्या असंतोष है या वो तो फ्रेशर थे। अमेरिका में इकोनॉमी बहुत बड़ा मुद्दा है, और पिछले 4 साल के कार्यकाल में कोरोना काल को अगर छोड़ दिया जाए तो इकोनॉमी पे उन्होंने बहुत जबरदस्त पकड़ बनाए रखी, और इकोनॉमी पिछले कुछ सालों में सबसे बेहतरी कर रही थी टिल जनवरी 2020 तक। और कोरोना ने सिर्फ अमेरिका ही विश्वव्यापी इकोनॉमी को, चाहे भारत हो चाहे बाकी यूरोप कंट्रीज हो, सबकी इकोनॉमी को बुरी तरह इफेक्ट किया है। लेकिन जनमानस को ये भी समझ आता है कि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन को लेके उनका एक बड़ा सख्त स्टैंड था, जिसकी क्रिटिसाइज कई लोगों ने किया कि उनको लगा कि अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, तो जो धंधे प्रभावित होंगे, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। वो पक्ष भी लोगों में, जो उनका वोटर था, उसमें पॉजिटिव वे में गया। मास्क को लेके भी कई लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, मैं इस पर आऊंगी अमरीश जी, जो मुद्दे की बात आप कर रहे हैं, इकोनॉमी, कोरोना की बात कर रहे हैं, मैं इस पर आऊंगी, लेकिन जरा अपने दर्शकों को पहले हम ये समझा दें कि अमूमन ऐसी कितनी बार होता है जब कोई राष्ट्रपति लोगों को संबोधित करता है और ये कहता है कि देखिए वोटिंग रुकवा दीजिए, अब यहां से मैं जीत रहा हूं और अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। उसके बाद हालांकि जो बाइडेन ने भी कहा कि हमारी भी लीगल टीम तैयार है, लेकिन ये जो घटना हुई वो कितनी अप्रत्याशित है और
अमूमन कितनी जल्दी वहां पर रिजल्ट्स आ जाते हैं, और इस बार अगर रिजल्ट लंबा खिंच रहा है, पूरी दुनिया की निगाहें चूंकि इस वक्त अमेरिका पर है, और हम जानना चाहते हैं कि आखिर वहां पर जो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस है वो किस तरीके से चल रहा है, तो क्या अक्सर ऐसे नौबत आती है या फिर ये वंस इन अ व्हाइल होता है? देखिए, इस तरह की नौबत लगभग 20 साल बाद आई। जब 2000 का इलेक्शन चल रहा था जूनियर बुश और अलगोर के बीच में, उस समय स्थिति आई थी, वो भी फ्लोरिडा को लेकर आई थी। वहां पे बहुत माइनर लीड थी, लगभग 537 वोट की। उसको लेके जॉर्ज बुश ने उनको चैलेंज किया था, तो सुप्रीम कोर्ट में गया था, तब उसमें डिले हुआ था। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये जो इस समय डिले चल रहा है, ये सिर्फ काउंटिंग प्रोसेस पे ही विवाद का डिले नहीं है। कोरोना काल में लगभग 2/3 जो लास्ट टाइम 130.8 मिलियन वोटर्स ने वोट किया था, उसका 2/3 वोटर इस बार बैलेट पोस्ट से वोट किया है, जिसकी गिनती में बहुत समय लगता है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग बूथ तक जाने में थोड़े हिचकिचाए हैं। उन्होंने अपने मत का प्रयोग बैलेट पोस्ट के थ्रू किया है, जिसकी संख्या 10.8 करोड़ है, तो उसको गिनने में बहुत समय लग रहा है। इसीलिए ये थोड़ा डिले है, और ये 1-2 दिन और खींच सकता है। इसको सिर्फ इसके विवाद वाले एंगल से देखना। अच्छा, अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, इलेक्टोरल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, और जो पोस्टल बैलेट है उस पर आकर के मतभेद दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में। विश्लेषक ये भी मानते हैं त्यागी जी कि जो पोस्टल बैलेट है उसमें ज्यादातर जो वोटर्स हैं, ट्रंप को ये लग रहा है कि वो जो बाइडेन के पक्ष में होंगे, और इसीलिए शायद वो ये चाहते हैं कि काउंटिंग यहां पर रुके और आगे वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। इस तरह की जो दलीलें हैं वो दी जा रही हैं, इसीलिए क्योंकि पोस्टल बैलेट से ज्यादातर जो बाइडेन के समर्थक आएंगे सामने। क्या इस बात में सच्चाई है? क्या ये विश्लेषण आप समझते हैं कि ठीक है? देखिए, इस तरह की चर्चाएं जो हैं, आप वोटिंग से पहले भी चल रही थी। अगर आपको जान पड़ता हो, तो वोटिंग से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस प्रोसेस पे उंगली उठा रहे थे। वो इस तरह की वोटिंग के खिलाफ थे। उनका लगातार ये कहना था कि मैं इस तरीके की उसको अप्रूव नहीं करता हूँ। और आपको अगर याद पड़ रहा हो, तो एक बार उनका बड़ा चर्चित बयान हुआ था, जिसपे पूरा मीडिया का हेड था। उन्होंने कहा कि मैं शांति से पद नहीं छोड़ूंगा। उसके पीछे भी यही नियर छुपा था कि वो उसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। चर्चा तब उस समय भी ये चल रही थी कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 4 जज की नियुक्ति की है। उसमें एक जज तो वोटिंग से कुछ दिन पहले ही महिला जज की नियुक्ति बहुत ही विवादास्पद रही। अब मुझे लगता है अगर वो चैलेंज करेंगे तो उन महिला जज को उस फैसले से अलग भी कर दिया गया। तो ये चर्चाएं ऐसा नहीं है कि 3 नवंबर के बाद स्टार्ट हुई है, बिग ट्यूसडे के बाद। ठीक है, ये ठीक है। लगातार एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है यहाँ पर त्यागी जी। हम वापस आएंगे और मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से मुद्दे इस बार काम कर रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में कौन कौन से मुद्दे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब कोरोना की बात आती है, इकोनॉमी की बात उसके साथ खुद ब खुद जुड़ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रेड एंड बटर की बात की इकोनॉमी को लेकर, और ये कहा कि बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, और उसको बहुत लाइटली लिया। लेकिन वही जो बाइडेन जो है, उन्होंने बार बार ये कहा कि नहीं, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और एक आपदा है, और इसे उसी तरीके से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कैजुअलिटीज पर ज्यादा फोकस किया, स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस किया। ये आखिर किस तरफ गया अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में? हम इसके साथ ही नस्लीय हिंसा पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो ब्लैक लाइव्स मैटर्स मूवमेंट हुआ, उसको भी लेकर के अमेरिकी जनता का जो जहन है वो प्रभावित हुआ। हम और भी मुद्दों को तह तक जाकर समझने की कोशिश करेंगे।